हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हम आज से अपना एक नया बैच शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑल इन वन बैच। इसमें हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक बीएमसी। और बीएमसी में हम दो चीज़ें आज कवर करने वाले हैं जो कि हमारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीमेंट एंड ब्रिक। ये जो बैच है इसमें हम चीज़ें 30 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा कैसा रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारे कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे। वो कहीं भी एसएससी में आया हुआ या फिर ईएससी में आया हुआ या फिर जेई में, जहां भी आया हुआ है, एचएसएससी जेई में आया हुआ, कहीं भी आया हुआ क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। बस आपको यहाँ पे चीजें ये देखनी है कि डेंसिटी वेरी कैसे करता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? हाउ मच अ बॉडी कंटेन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस। तो कोई भी आपकी बॉडी है, बॉडी 1, बॉडी 2, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ये। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं कितने? 3। अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो उसका फिर क्या होगा? मास भी कम होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो आपका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा तो आपकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मास होगा। दो आपकी डेंसिटी होती है, एक तो आपकी होती है इस वॉल्यूम, इट इज अ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ होमोजेनियस मटेरियल, और दूसरा आपकी होती है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी तो वही है कि किसने उसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बल्क डेंसिटी में क्या करते हैं, हम एक नया क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं चीजों की, उसकी पोरस, उसके वॉइड्स को भी हम क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। अगर क्या हो रहा है, आपके वॉइड्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो रहे होंगे? कम हो रहे होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम हो रहे हैं तो आपका मास भी कम हो रहा होगा, और मास कम हो रहा है तो आपकी डेंसिटी भी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो आपकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो नॉर्मल डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। जहां जो आपकी ब्रिक की डेंसिटी लाई कर रही है 2.5 to 2.8 तक, वही जो आपकी बल्क डेंसिटी है वो लाई करती है 2.5। ये देखिए, ये लाई करेगी आपकी ब्रिक की जो डेंसिटी है वो लाई कर रही है 1.6 to 1.8, और ग्रेनाइट की 2.5 to 2.7, सैंड की लाई कर रही है 1.4 to 1.65, पाइन वुड की जो लाई कर रही है 0.5 to 0.6 आपकी लाई कर रही है। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है किसका? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसका आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। दो होती हैं आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट, और दूसरी आपकी होती है अपरेंट मतलब उसके आसपास की चीजें। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट। जब क्या करते हैं आप 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके ये दोनों के रेशियो को रिएक्ट करवाते हैं, मतलब इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तब होती है वो क्या? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जब अपरेंट, कैसे आप साइट पे हैं तो वहां पे आप 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहां पे जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं उसे ही बोला जाता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपरेंट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे चलते हैं। पोरोसिटी क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ पोर्स कितने इंड्यूस्ड हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल के अंदर, वो कितना पोरस है, कितना अपने चीज अंदर से चीजों को या किसी भी लिक्विड को फ्लो करने दे रहा है, यही क्या होता है? पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने होल्स आपके अवेलेबल हैं उसको आपके किसी भी पार्टिकल या किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए। और अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें, वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स होते हैं आपके सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो गैप होता है उन्हें बोला जाता है वॉइड्स, गैप्स को। अब देखिए, सॉलिड सब्सटेंस में है तो आपका वॉइड रेशियो क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e, और क्या होगा? ये रेशियो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर कितने वॉइड्स हैं, ये क्या होता है आपका? इसे बोलते हैं वॉइड रेशियो। और आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम में कितने हैं
ये होता है आपका पोरोसिटी। आगे चलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। एयर से क्या कर लेना, एयर से क्या कर लेना, वाटर को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, इसे क्या बोलते हैं अपन? हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब ये क्या होता है इसमें? इसमें आपका एब्जॉर्ब्ड वाटर और एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर दोनों के दोनों इसके अंदर होते हैं। आगे चलते हैं, वेदरिंग या वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट एंड डिनोटेड बाय W, डिनोटेड बाय W। क्या होता है? जो सॉलिड के पार्टिकल है, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। अरे मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इसी को बोला जाता है वाटर कंटेंट। कि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके पास जो वाटर है कितना अवेलेबल है, उसे ही बोला जाता है वाटर कंटेंट। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग रेजिस्टेंस मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है या फिर जो वेदर है, जो आपका मटेरियल है वो कैसे उससे विदस्टैंड कर रहा है, मतलब खराब होने से कैसे बच रहा है, कितना उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसी को बोला जाता है वेदरिंग रेजिस्टेंस। ये हमारा सीमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, सीमेंट में क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होता है? रोड्स में यूज हो रहा है, ब्रिजेस में यूज हो रहा है, बिल्डिंग में यूज हो रहा है, हार्बर्स में यूज हो रहा है, डैम्स में यूज हो रहा है, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो करता क्या है? इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। क्या करेगा? इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको क्या करेगा? एक दूसरे के साथ क्या करवाएगा? बाउंड करवाएगा और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाएगा। सीमेंट इज ए इन जनरल सेंस एडहेसिव। दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो होता है कहेसिव और एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो सेम पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल के सेम पार्टिकल्स के बीच में लग रही है, उसे क्या बोलते हैं? कोहेसिव। और जो दूसरे पार्टिकल, अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पार्टिकल्स को छोड़ के दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं एडहेसिव। तो यहाँ पे सीमेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे सीमेंट क्या कर रहा है? एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरे पार्टिकल्स को अपने साथ क्या करता है? अटैच कर सकता है, और इसके पास कैपेबिलिटी है ये करने की, बॉन्ड बनाने की, और सॉलिड कंपैक्ट हो जाता है। ये जो मास है ड्यूरेबल होता है बहुत टाइम तक। इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीइंग बाइंड द फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड, है ना? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन दोनों को बाइंड करके क्या बनाता है? मैसनरी बनाता है। यही इसकी प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं, सीमेंट आपका दो तरीके के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। एक होते हैं आर्जिलिशियस, आरजी का मतलब होता है क्ले कंटेनिंग कंपाउंड, और आपका कैल्सीरियस वर्ड निकल के आया है आपका लाइन से। कैल्सीरियस वर्ड आपका निकल के आया है, वो निकल के आया है कैल्शियम या फिर आपका किससे? लाइम से, दैट इज CaO। और क्ले आपका होता है यहाँ में आर्जिलिशियस वाले में। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट है आपका वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? ये आपका बना है लाइम से, सिलिका से, एल्यूमिना से, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम और सल्फर। लाइम का जो क्वांटिटी होता है इसमें वो होता है 62 to 65% तक। सिलिका का जो होता है आपका वो होता है 17 to 25%, एल्यूमिना का 3 to 8% तक। जिप्सम जो है 3 to 5% इसको यूज किया जाता है जब क्या करते हैं? हम मिक्सिंग करवाते हैं। जो आयरन ऑक्साइड है वो 3 to 4%, मैग्नीशियम आपका है 1 to 3%, सल्फर 1 to 3, और आपका एल्कलीज क्या होती हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो? सोल्यूबल हो। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ये सब इसके क्या है? कंपोजिशन। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यूज पूछी जाती हैं। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा इनके फंक्शन पूछे जाते हैं। जो आपका लाइम है वो क्या करता है, जो सिलिका है वो क्या करता है, एल्युमिनियम है जो क्या रोल प्ले करता है, जिप्सम क्या रोल प्ले करता है, ऐसे करके 1 by 1 पढ़ते हैं। आपको ऊपर के 3 तो कम से कम याद होने ही चाहिए कि इनका परसेंटेज क्या है और इनकी वर्किंग क्या है। लाइम 62 to 65%, सिलिका आपका है 17 to 25%, एल्यूमिना आपका है 3 to 8%। 1 by 1 इनको पढ़ते हैं।
जो आपका लाइम है ये 62 to 65% है। ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। दूसरा साउंडनेस, साउंडनेस क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है तो उसका जो वॉल्यूम है, जो आपका स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम डिफर नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, साउंडनेस। एक्सेस, अगर जो लाइम है 62% से ज्यादा अगर यूज हो गया तो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कंबाइन होना एक दूसरे कंपाउंड का। जो फ्री लाइम होगा उसके अंदर, क्लिंकर्स के अंदर जो होगा, जो सीमेंट को कैसा बना देगा, अनसाउंड बना देगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। तो उसकी जो आपका साइज होगा, जो साइज होगा वो क्या करेगा, फिर वेरी करेगा, वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और वो अगर एक्सपेंड करेगा तो उसमें क्या हो सकता है, क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो और उसकी ऑल ओवर क्या करेगा, स्ट्रेंथ क्या कर देगा, फिर डिक्रीज हो जाएंगी। और यह क्या कर देगा, अगर उसमें क्रैक डेवलप हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी अगर कम रख दिया तो 62 to 65% से कम रख दिया तो फिर स्ट्रेंथ ही नहीं हो पाएगी। क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। और अगर इसकी क्वांटिटी को ही कम रख दिया तो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। क्योज इट टू सेट क्विकली, और जल्दी से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट हमारा जो है वो है सिलिका, जो लाई करता है 17 to 25% के बीच में। सिलिका क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। एक्सेस हो गया तो क्या होगा, एक्सेस हो गया तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन जो आपका सेटिंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो, एक तो आप इसको इंक्रीज करें तो आपका एक फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जो आपकी स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये मोटिव क्या हो रहा है, आपका पूरा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये सेटिंग टाइम में ही, सेटिंग टाइम में इंक्रीज कर रहा है। सेटिंग टाइम में इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, जो आपका ड्यूरेशन होगा वर्क का वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो काम अलॉट हुआ है उतने में पूरा नहीं होगा। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, ये देख लिया हमने। आगे चलते हैं, जिप्सम। जिप्सम क्या है, 3 to 5% मिलाया जाता है। ये क्या करता है, एक रिटार्डेशन का काम करता है। रिटार्डेशन मतलब जो आपके इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं सीमेंट के, उनको रिएक्ट होने में क्या करवाता है, देरी करवाता है, रिटार्डेशन करवाता है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं उस सेटिंग टाइम में, उस सेटिंग टाइम में हम उस सीमेंट को मिक्स करके उसका मोटार बना के जहां पे उसे प्लेस करवाना है या ट्रांसपोर्ट कराना है वहां तक ले जाके उसे प्लेस कर सकते हैं। इसलिए काम आता है आपका ये जिप्सम। आगे चलते हैं, यूज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट Ca2SO4। इस फॉर्म में ये क्या होता है, अवेलेबल होता है। आयरन ऑक्साइड की अगर बात करें 3 to 4% आयरन है तो क्या देगा, कलर, इट इम्पार्ट्स कलर, स्ट्रेंथ, हार्डनेस टू सीमेंट, इट इंड्यूस रेडिश ब्राउन टिंट कलर। कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन टिंट कलर। अगर मैग्नीशियम है, क्या है आपका, अगर मैग्नीशिया है ये 1 to 3% है। मैग्नीशिया अगेन स्ट्रेंथ देगा और कलर देगा, पर कलर कैसा देगा, येलोइश टिंट। इससे क्वेश्चन आता है ये वाला कि जो आपका मैग्नीशिया है वो कैसा कलर आपका देता है। अगर एक्सेस हो गया तो क्या कर देगा, सीमेंट को अगेन अनसाउंड करवा देगा। सल्फर की अगर बात करें, सल्फर देखो, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग साउंडनेस। लाइम एंड मैग्नीशिया, लाइम और मैग्नीशिया दो चीजें थी जो क्या करा रही थी, आपकी साउंडनेस। तो ये कितनी, अगर ये कितनी साउंड करवाएगा सीमेंट को, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं किससे, ऑटोक्लेव से, ऑटोक्लेव से और ली चेटलियर से, ली चेटलियर से। जो लीड चेटलियर अपरेटस है वो यूज किया जाता है लाइम के साउंडनेस के लिए, और जो मैग्नीशिया का साउंडनेस है वो मेजर किया जाता है किससे, ऑटोक्लेव से। लेकिन अगर आपका सल्फर इंक्रीज हुआ, सल्फर इंक्रीज हुआ तो सीमेंट कैसा हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। और वो अनसाउंडनेस, जो उसकी साउंडनेस है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। नो टेस्ट इज अवेलेबल टू मेजर दी साउंडनेस ड्यू टू सल्फर। सल्फर की वजह से जो साउंडनेस आई है उसमें, उसको मेजर सीमेंट के अंदर उसे मेजर नहीं किया जा सकता। आगे बात करें अगर एल्कली की, 2 to 0.2 जो एल्कली प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके 0.2 to 1%। एल्कली मतलब बेसिस, और बेसिस की वजह से ही व्हाइट कलर की आपकी ऐसे करके ये
व्हाइट कलर की एक थिन लेयर ऊपर आ जाती है, ये मार्क्स ऊपर आ जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एफ्लोरेसेंस। तो जो एल्कली है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके एफ्लोरेसेंस के लिए। एल्कली इज एक्सेलरेट सेटिंग टाइम, देखो क्योंकि ये बेस है तो आपके जो लाइम होंगे, लाइम और आपका सिलिका है, उन्हें क्या है, फ्यूज होना है, तो एक तरीके से ये एक्सेलरेटर का काम करता है, उनका जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आगे चलते हैं, बोगस कंपाउंड, जब आपने सिलिका, लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब चीजों को जब मिलाया तो इनको मिलाने के बाद आपको एक क्लिंकर्स मिलते हैं, इन्हें बोला जाता है क्लिंकर्स। और ये देखो, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन इन द बर्निंग एंड फॉर्म क्लिंकर्स। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द बर्निंग प्रोसेस हैव प्रॉपर्टीज एंड सेटिंग्स, हार्डनिंग, प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या बन के आती हैं, उन्हीं को बोला जाता है बोगस कंपाउंड। जब अपन ऊपर वाले कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो जो निकल के आता है रिजल्टेंट, उसी को बोला जाता है बोगस कंपाउंड। ये क्या क्या होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बोलते हैं एलाइट, इनके जो कॉमन नेम्स हैं ये भी यूज किए जाते हैं ये। उसके बाद आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोला जाता है बेलाइट, एलाइट बेलाइट। फिर आएगा आपका सेलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोला जाता है सेलाइट या फिर कैलाइट बोल सकते हैं आप। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, और इसको बोला जाता है क्या, आपका फेराइट। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। C3S, C3A, C4A5, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। आगे इनके फंक्शंस देखते हैं वन बाय वन। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है आपका, सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। इसका फॉर्मूला है 3Ca एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन 3CaO.Al2O3, ये इसका फॉर्मूला है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, इसका जो वेट है कितना होना चाहिए, जो इसका क्वांटिटी है बाय वेट कितना होना चाहिए, 4 to 14%। फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स, जैसे ही आपने मिक्स किया उसके 24 आवर्स तक रिएक्शन क्या हो जाता है, आपका हो जाता है, और ये जो कंपाउंड है वो बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें जो है आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है, रिलीज होता है। और मैक्सिमम अमाउंट में अगर रिलीज होगा तो इनिशियल सेटिंग के काम आएगा। इनिशियल सेटिंग क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब आपका जो सीमेंट है मिक्स करने के बाद अपनी प्लास्टिसिटी को खोना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज, इसी वजह से क्या होता है, आपका इनिशियल सेट में काम आता है। आगे चलते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ये क्या काम आता है, आपका 10 to 18% बाय वेट होता है। ये भी 24 आवर्स तक आपका क्या हो जाता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है 24 आवर्स तक ये बन जाता है। जो अमाउंट ऑफ हीट जो है इसकी कंपेरेटिवली पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन विद टाइम ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए, इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड द heat evolved during the formation is much higher which goes on decreasing with time, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसके साथ ये जो है डिक्रीज हो जाती है। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश टाइम, फ्लैश सेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैश सेट मतलब, क्योंकि देखो इसका जो हीट है एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये किस काम आएगा, आपका फ्लैश सेटिंग के आपका काम आएगा। आगे चलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी अमाउंट ज्यादा, ये जो लास्ट के दो कंपोनेंट हैं इनकी अमाउंट ज्यादा होती है। इसकी क्यों होती है, क्योंकि ये बेस्ट कंपाउंड है। ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंपाउंड इन अ सीमेंट। इसे एक बेस्ट कंपाउंड माना जाता है क्योंकि इट्स सपोज टू बी बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, ये आ गया।
फॉर्म्ड विद इन वीक ऑफ एडिशन, 7 days में बन जाता है। तो अर्ली स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको, अर्ली स्ट्रेंथ। अगर क्वेश्चन आए अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, या तो फिर आपको बोल सकते हैं इसको 14 to 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए क्वेश्चन आए, तो दोनों के लिए आंसर क्या रहेगा आपका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 days स्ट्रेंथ। डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये क्या करता है, ये जो हीट रिलीज करता है वो सबसे लीस्ट है। क्या है, सबसे लीस्ट है, सबसे कम। अगर हीट कम इसने रिलीज की है, हीट कम रिलीज करने का मतलब सीधा सीधा है आपका साउंडनेस से, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सल्फर अटैक से। अगर इसने हीट कम रिलीज की है तो इस पे कोई भी सल्फर का अटैक नहीं होगा, सल्फर का अटैक नहीं होगा तो यूजफुल है हमारे लिए। तो इसको यूज किया जाता है लार्ज या फिर मैसिव वर्क के लिए, जहां पे जो क्वांटिटी ऑफ आपका मशीनरी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। जैसे कि आप लिख सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम डैम्स में से यूज़ किया जा सकता है। देखिए 15 to 30% बाय वेट इज इट फॉर्म्ड वेरी स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ, 1 साल तक 1 ईयर तक ये क्या 1 ईयर तक ये जाके बनता है। बाकी सारी चीजें जो है जैसे ही आपने बोगस कंपाउंड मिलाए तो वो चीजें बन गई थी, लेकिन ये आपका क्या है बाद में जाके बनता है। इट इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, क्योंकि ये हीट कम रिलीज कर रहा है तो सल्फर अटैक के चांसेस बहुत कम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, लेटर जो स्ट्रेंथ होगी ना, लेटर स्ट्रेंथ तो आपकी होगी 1 ईयर के बाद, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड सबकी बराबर होगी। लेटर स्ट्रेंथ जो है सबकी बराबर होती है। ये जो मिक्सिंग चल रहा है ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए चल रहा है सारा का सारा। आगे चलते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इंक्रीजेस C3S। अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको लेटर चाहिए, आपको जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में मिले तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डैम्स के अंदर, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या है अमाउंट को इंक्रीज करना है। इसकी खास बात ये है ये कम हीट ऑफ हाइड्रेशन इवोल्व करता है, इसीलिए इस पे सल्फर अटैक के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहते हैं। आगे चलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर का मिक्स करना। जब सीमेंट के अंदर हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सीमेंट हाइड्रेटेड। तो इस कितना अमाउंट आप ऐड करते हैं वही बात कर रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब आप मिलाते हैं सीमेंट के अंदर वाटर को, क्या करते हैं मिलाते हैं, तो क्या निकलती है, हीट निकलती है, जिसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। जिसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं इसका, यही है। आगे चलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 days इज 80 to 19 कैलोरीज, ड्यूरिंग 28 days 90 to 100। जैसे जैसे देखिए टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी, जो केमिकल्स हैं जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जो इनिशियली आप तो पानी ऐड करते हैं अपन, वो करते हैं 23% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। अगर आपने 100 ग्राम सीमेंट लिया है तो उसके अंदर इनिशियली पानी 23 ग्राम क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, ये तो इनिशियल है, टू कैरी आउट कंप्लीट हाइड्रेशन 50% जो है, फिर से सारे के सारे जो सीमेंट के अंदर क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। उन वॉइड्स को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा 15% वाटर ऐड किया जाता है, जिसको बोलते हैं CSH जेल। इसकी जो 38% जो वाटर ऐड हुआ है, इसके बाद जो फॉर्मेशन बन के आती है उसे बोला जाता है CSH जेल, 38% के बाद। आगे चलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा आपकी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड और डाई कैल्शियम सिलिकेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड की जो इनिशियल सेट है, एकदम स्टार्टिंग की जो हीट है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो जो नेट निकल के आता है वो ये 3 नंबर पे आता है। लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर पूछे, रेट किसका ज्यादा है, इनिशियली तो इसकी सबसे ज्यादा थी, तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये और फिर ये। अगर रेट पूछा है
अगर रेट पूछा है तो C4A5 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड सबसे आएगा। और अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, मतलब टोटल हाइड्रेशन के टाइम में टोटल हीट कितना निकला है, तो C3A पहले, फिर C3S, फिर आपका क्या आएगा C4A5 और सबसे कम C2S आपका क्या करता है, रिलीज करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनता कैसे है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है मिक्सिंग, फिर बर्निंग और फिर ग्राइंडिंग। मिक्सिंग के ऑपरेशन, ड्राई मेथड जो कि आपका नया मेथड है, और वेट प्रोसेस क्या है आपका ओल्ड मेथड है। वेट प्रोसेस में क्या करते थे, आप मिक्स करने से पहले ही उनको वॉश किया जाता था वाटर के साथ। क्योंकि उनको वाटर के साथ वॉश किया गया है तो उनका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो गया है। जब उनको हीट करना पड़ेगा तो कंपेरेटिवली ड्राई प्रोसेस के उन्हें और भी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा। हीट करना पड़ेगा तो ये आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, इसमें जो आपका खर्च है, जो आपका पैसा है वो ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। ये नया मेथड है, ये इनके डिफरेंसेस हैं। अगेन आर्जिलिशियस क्ले कंटेनिंग, कैल्सीरियस लाइम कंटेनिंग, दोनों को क्या किया जाता है, पहले क्रश करेंगे अलग अलग, फिर आपको ग्राइंड करेंगे, फिर स्टोरेज टैंक में लाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद उनको प्री हीटिंग करेंगे। ये आपको टेम्परेचर याद करना है। जो आपका टेम्परेचर रखा जाता है रोटरी किलन में वो रखा जाता है 1400 से लेकर 1500 के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ऊपर से ये जो प्रोसेस है ये आपका कहीं से भी कुछ नहीं आने वाला, ये आता है आपका मेंस में। जब आप एसएससी मेंस लिख रहे होते हैं वहां पे इसको लिखना आता है स्टेप वाइज। यहाँ से आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, जो आपका टेम्परेचर है वो 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका हीट है या फिर आप बोल सकते हैं टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करवाना है बाहर से, वो वेट प्रोसेस में आपका ज्यादा करवाना है एज कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस। आगे चलते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट दो तरीके से होती है, एक तो फील्ड मेथड होता है, एक लेबोरेटरी मेथड होता है। फील्ड मेथड में देखते हैं क्या क्या है। फील्ड में आप कलर टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं और स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। देखो कलर टेस्ट क्या करते हैं, जो कलर है, जो आपका कलर है एक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। इसका कैसा कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ग्रे कलर होता है वैसे इसका, पर यूनिफॉर्म कलर आपका इसका होना चाहिए। दूसरा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब आप जो आपका बैग है, जो आपका सीमेंट बैग है उसके अंदर डालें तो आपको कैसा फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। और जब आप उसको रब करें तो वो स्मूथ होना चाहिए। जब आपने उसको पानी के अंदर डाला है वो कुछ टाइम तक तो फ्लोट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद सिंक भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फ्लोट ही करता जा रहा है, नहीं, आपने जैसे उसको पानी के अंदर डाला है कुछ टाइम तक तो वो फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद वो सिंक कर जाना चाहिए। आगे सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। ये जो आपके गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि देखो जो आपका सीमेंट है ये अपने एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेट होना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, लम्प्स हो जाएंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ को ऑल ओवर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो ऐसी सीमेंट माना जाता है ये अनफिट फॉर यूज है, अनफिट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज इसको माना जाता है। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। स्ट्रेंथ टेस्ट में बस आपको ये देखना है कि आपका क्यूब का साइज क्या है, 25 × 25 × 200। आपको 7 डेज में इमर्ज करना है, ये नहीं पूछा जाता। बस जो यहाँ पे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो आपका साइज है क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वो कितना रखा जाता है, इतना रखा जाता है। जो आपका डिस्टेंस है, जो आपने 2 स्पॉट लगाए हैं उनके बीच में जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, आपका 150 mm अपार्ट। बस यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा इसके अलावा। आगे चलते हैं अब लैब टेस्ट में। लैब टेस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले फाइनेंस क्या है, देखो एक तो आपका इतना बड़ा कंपाउंड है, इसके ऊपर जो वाटर है आके ऐसे करके एक्ट करने वाला है, ऐसे करके वाटर इसके ऊपर एक्ट करेगा। दूसरा यही कंपाउंड अगर इसको डिसइंटीग्रेट करके ऐसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया तो वाटर इसको अलग से रिएक्ट करेगा, इसको रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑल ओवर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्या है, जो सबसे पहला टेस्ट है वो फाइनेंस टेस्ट है, क्योंकि जितनी ज्यादा सीमेंट क्या होगी, फाइन होगी, उतनी ही अच्छे से मिक्स हो पाएगी। दूसरा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका जो रेट होगा रिएक्शन का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा ऑल ओवर। ये देखिए
यूज टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन। जितना ज्यादा आपका जो आपका साइज है वो कम होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ आपका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो सॉरी, इसके लिए क्या करते हैं आप, 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, उसको 9 जो आपका नंबर सीव है उसके अंदर से पास करवाते हैं। आपने अगर 100 ग्राम लिया है तो सीव के अंदर से 90 ग्राम पास होना चाहिए। जो अलाउड है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में जो अलाउड है वो 10% है। यहाँ पे जो रेसिड्यू है, पहले जो आपका सीव होगा उसमें जो पार्टिकल्स रह सकते हैं वो 10% ही रह सकते हैं, किसमें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। लेकिन अगर इसी की जगह आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें बस 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके रेसिड्यू। ये आपकी लिमिट्स हैं। ये देखिए, वेट ऑफ द रेसिड्यू शुड नॉट बी 10% इन ओपीसी और 5% किसमें आपका, 5% किसमें होना चाहिए आपका, 5% होना चाहिए आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, इनमें दोनों 5% और आपका ऑर्डिनरी सिंपल सीमेंट है इसमें 10% तक ये लाई करता है। दूसरा, आपकी जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो सबके लिए कम से कम 2250 तो होना ही चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए इतना स्पेसिफिक सरफेस होना चाहिए, तभी माना जाएगा जो आपका सीमेंट है वो अच्छी तरह से क्या है, पल्वराइज्ड है, मतलब अच्छी तरह से उसको मिक्स या फिर आपको बोल सकते हैं ग्राइंड किया गया है। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, मतलब ईज ऑफ डूइंग, मतलब ईज ऑफ डूइंग वर्क विद मोटार, कि कितना पानी मिलाने के बाद जो आपका मोटार है उसके साथ इजीली काम किया जा सकता है। तो ये क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पैरामीटर है ये आपका विकेट apparatus, इससे आपकी कंसिस्टेंसी क्या की जाती है, मेजर की जाती है। जो आपका डाया है कंसिस्टेंसी का, उसका डाया का जो साइज होता है, ऐसे करके अगर ये 3D बनाएं ऐसे, तो जो डाया का जो साइज है, ये जो डाया का साइज है कंसिस्टेंसी के लिए होता है 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ये होता है 5 mm और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ये होता है 1 mm। 3 आप इसके यूज करते हैं क्या, अलग अलग डाया। और जो आप कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हैं उसे बोला जाता है प्लंजर, उसे बोलते हैं प्लंजर। द साइज ऑफ प्लंजर फॉर द कंसिस्टेंसी इज 10 mm। और दूसरा, कितनी हाइट होती है, 50 mm उसकी हाइट होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, जो आपका डेप्थ है कहाँ तक, टॉप से वो आपका 33 से लेके 35 तक कितना क्या करना चाहिए, उसके अंदर आपका पेनिट्रेट करना चाहिए। लेकिन ये तो कहां से पूछ लिया गया, टॉप से पूछा गया। अगर बॉटम से पूछे तो आंसर क्या होगा, अगर वो बॉटम से पूछता है तो टोटल जो मार्किंग होती है इसके ऊपर वो शुरू होती है आपकी 40। अगर वो बॉटम से पूछे तो 40 - 33 आपका क्या हो जाएगा, 7, 5 to 7। अगर बॉटम से पूछे तो आपका आंसर बदल जाएगा, तो क्या रह जाएगा, जो पेनिट्रेशन है कहां तक होना चाहिए आपका 5 to 7 mm तक पेनिट्रेशन होना चाहिए फॉर कंसिस्टेंसी। सॉरी, करते क्या है कंसिस्टेंसी टाइम, कैसे, 500 ग्राम सीमेंट लो, उसके अंदर 23% वाटर ऐड करो, उसके बाद क्या है, पेनिट्रेट करके देखो। अगर वो 33 से लेके 35 से ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है या फिर कम पेनिट्रेट कर रहा है तो वाटर की क्वांटिटी को क्या करो, इंक्रीज करते रहो। वाटर की क्वांटिटी वहां तक इंक्रीज करते रहो जहां तक पेनिट्रेट आपके 33 से लेकर 35 के बीच में ना आ जाए। जब आपके पेनिट्रेशन जाके 33 to 35 तक आ जाते हैं उसे ही बोला जाता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, और इसको डिनोट किया जाता है पी के साथ। सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है, आप कैलकुलेट करते हैं कंसिस्टेंसी, उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, फिर आप कैलकुलेट करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो डाया होता है वो होता है आपका 5 mm और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो डाया होता है वो 1 mm और आपका कंसिस्टेंसी के लिए जो डाया होता है प्लंजर का उसका साइज होता है 10 mm तक। ये 3 आपके डाया यूज किए जाते हैं और अलग अलग पूछे भी जाते हैं इनके साइजेस की, किसका साइज कितना है। अब सेटिंग टाइम की अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब आपका सीमेंट वाटर के साथ मिक्स करने के बाद अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर दे, प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर दे, इसे बोला जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम, जो कि हमारा होता है 30
मिनट्स। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आपका 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम होता है जब आपका सीमेंट वाटर का जो मिक्सचर है वो अपनी प्लास्टिसिटी को कंप्लीटली लूज कर दे, मतलब क्या हो जाए, पूरी तरह से जो सरफेस है वो कैसा हो जाए, हार्ड हो जाए, उसी को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। इसमें करते क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, पहला तो इसकी जो रेंज है कितनी होती है, 30 मिनट। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है कितना होता है आपका, 30 मिनट। किसको बोलते हैं? जब वो स्टार्ट कर दे अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि वाटर कितना आप उसके अंदर मिक्स करवाते हैं, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी थी उसका 0.85 टाइम्स आप यूज करते हैं किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में। बस यही तीन यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, इसी को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और जो आपके पेनिट्रेशन है वो वैल्यू जानी चाहिए 33 to 35 फ्रॉम टॉप, और बॉटम से करेंगे तो आना चाहिए 5 to 7 फ्रॉम बॉटम। ये दोनों वैल्यूज किसमें है, mm में है। आगे चलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? जब कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दे और एक फर्म आपकी जो सरफेस है वो अटेन कर ले। अगेन वही 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो रखा जाता है आपका कितना, 10 आवर्स। 10 आवर्स मतलब 600 मिनट्स आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। बस इतने से यही क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, ये है आपका अपरेटस जिसको बोलते हैं ली चेटलियर अपरेटस। इसको यूज किया जाता है साउंडनेस के लिए। किसकी साउंडनेस के लिए? आपकी लाइम की साउंडनेस के लिए। दूसरी साउंडनेस आपकी होती है सिलिका की वजह से, वो हम आगे देखने वाला है। ये क्या है जो आपका, ये जो ली चेटलियर है, इससे हम साउंडनेस मेजर करते हैं किसकी, लाइम की। कैसे? पहले जो आप इसके अंदर जो 1:3 के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपका सीमेंट है उसका मिक्सचर बना के कितना, देखो कंसिस्टेंसी में आपने 0.85 टाइम्स मिलाया था, लेकिन आप जो आपका जो साउंडनेस का जो टेस्ट करेंगे उसमें जो कंसिस्टेंसी है उसका 0.78 टाइम्स मिलाते हैं। 0.78 टाइम्स मिलाते हैं वाटर को। जो मिक्सचर बना उसको, जो आपका पेस्ट बना उसको इसके अंदर फिल करते हैं। ये आपकी होती हैं आर्म्स होती हैं। इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे करके यहाँ से मेजर कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर से एक नॉन पोरस, ये जो रखे हैं आपके नॉन परमिएबल आपके जो शीट्स हैं, ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे और नीचे से भी कवर कर देंगे। फिर इसको वाटर के अंदर क्या किया जाएगा, बॉईल कर दिया जाएगा। वाटर के अंदर बॉईल करने के बाद अगर इसमें साउंडनेस है, मतलब ये इसका जो साइड है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो ये जो आपके आर्म्स है वो क्या कर जाएंगे, आर्म्स इंडिकेटर इंक्रीज कर जाएंगे, तो डिफरेंस यहाँ से साफ साफ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी जो आपका सीमेंट है उसका साउंडनेस। अब आगे चलते हैं। ठीक है, साउंडनेस क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट दैट सीमेंट आफ्टर सीइंग डज नॉट शो एनी एप्रोप्रिएट चेंज, कि आपने जो सीमेंट लगाया है वो वेदर के एक्शन से उसमें कोई चेंज तो नहीं आ जाता है। उसके लिए जो आपका साउंडनेस है वो 3 तरीके से आ सकता है, लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से और सल्फर की वजह से। जो सल्फर की वजह से आपका साउंडनेस आता है उसके लिए कोई भी ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन लाइम के लिए जो है ली चेटलियर है और मैग्नीशिया के लिए क्या है आपका ऑटोक्लेव है। साउंडनेस के लिए क्या करना होता है, जो वाटर है 0.78 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी मिलाते हैं। उसके बाद बस यहाँ से यही याद रखना आपको कि पानी कितना मिलाते हैं। उसके बाद 3 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। जो देखिए दूसरा 2 ही चीज याद रखनी है। दूसरा आपका ये जो आपका जो रिजल्ट है वो 10 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 10 mm से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो फिर वो आपका सीमेंट यूज के लायक नहीं है। बस 2 ही चीज याद रखनी है। जो आपका वाटर है, कंसिस्टेंसी वाटर का 7.8 टाइम्स यूज किया जाएगा। दूसरा जो आपका एक्सीड है, जो साउंडनेस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। आगे चलते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट किसके लिए? अब साउंडनेस हम करेंगे लाइम का
या फिर मैग्नीशिया, दोनों में से किसी के लिए भी हो। जो आपका लीच एटियर है वो उस लाइम वाले को बताता है, लेकिन जो ऑटोक्लेव है वो लाइम को तो बताएगा, मैग्नीशिया वाला ही बता सकता है। ये आपका ऑटोक्लेव एपरेटस है, इसके अंदर वो रख के अपना सैंपल रख के इसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि स्टीम प्रेशर लगाया जाता है 21 किलो न्यूटन का लगाया जाता है, और जो आपका साउंडनेस है वो 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑटोक्लेव में 0.8% और जो आपका लीच एटियर था उसमें कितना था आपका 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में वाटर जो यूज हो रहा है 0.78 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के हो रहा है। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में सबसे पहले आपका जो सीमेंट है उसका एक पेस्ट बनाते हैं, उसका रेशो आपको याद रखना है 1:3। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका जो वाटर है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो वाटर का जो आपका क्वांटिटी है वो P/4 + 3.5 किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, और P/5 + 2.5 ये मिलाया जाता है आपका किसके लिए, अपना ये मिलाया जाता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। बस आपको ये याद रखना है। तीसरा आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है आपका साइज। जो साइज रहेगा आपका मोटार का, जो साइज रहेगा आपका मोल्ड का वो रहेगा 7.05 mm आपका साइज रहने वाला है। तीन चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ। कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। पहले वाला कैसा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपकी 33 ग्रेड वाले की कैसे लाई करती है, 28 डेज में अगर आपका जो सीमेंट का ग्रेड है वो कितना है 33, तो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ है वो पूरी अचीव कर लेगा। अगर आप 3 डेज की बात करें, तो 50% करता है, तो 33 का 50% अप्रोक्स हो गया 17। अगर आप 7 डेज की बात करें तो 2/3 करता है, 2/3 मतलब 0.66% करता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 33, तो ये हो जाएगा आपकी 11 और ये आ गया आपका 22। तो देखिए आपका जो 3 डेज में है वो कितना कर रहा है 50%, मतलब कितना आपका 17 के अप्रॉक्स, और 7 डेज में 2/3 मतलब कितना कर रहा है यहाँ पे 20 MPa, और यहाँ पे कर रहा है आपका 17 MPa, ये कर रहा है 33 MPa, इतना कर रहा है। आगे इंक्रीज जो करता है 2 मंथ में 1.1, 3 मंथ में 1.2, 6 मंथ में 1.4। आपको बस 2, 3 और 6 यहीं तक याद रखना है। 1.5 साल में जो होता है आपका 1.5 तक, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ही बन जाता है कि 1.5 साल में कितना उसका हो रहा है। ये चीज आप रफ याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। आगे चलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। बस यहाँ से आपको याद ये रखना है जो आपका वाटर कंटेंट है अब वो कितना हो गया है, पहले था आपका P/4 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 + 3.5 इतना था, अब आपका कितना हो गया है P/5 + 2.5% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, 2 Nm शेयर आफ्टर 3 डेज। और जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है वो कितना है 2 Nm है 3 दिन में, और 7 डेज का जो टाइम के बाद जो आपका स्ट्रेंथ आता है वो 2.5 न्यूटन के बराबर आता है। ये आपका जो अपरेटस है ये आपका ब्रिकर अपरेटस है, ये उसका मोल्ड है। ऐसे करके इस शेप का एक क्या किया जाता है, एक आपका स्पेसिमेन बनाया जाता है। दोनों तरफ क्या किया जाता है, निकालने के बाद फोर्स लगाया जाता है। वो जो फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। आगे चलते हैं केमिकल कंपोजिशन में इट इज अ रेशियो ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी। बस वैल्यू याद रखना, जो इनका रेशियो है 0.66 से 1.02 के बीच में ही लाई करना चाहिए, ना तो इनसे कम होना चाहिए ना इनसे ज्यादा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो आपका टोटल वेट है मैग्नीशिया का 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल वेट जो इग्निशन है व्हेन हीटेड टू 100 डिग्री आपका 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका सल्फर कंटेंट है 2.75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ इनसोल्यूबल रेसिड्यू कितना होना चाहिए 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपकी कितनी होती है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। जो 33 ग्रेड और 43 ग्रेड है ये आपके बिल्डिंग वर्क्स में यूज की जाती हैं, और ये जो है आपकी 53 ग्रेड्स ये रेलवेज में यूज की जाती है।
रेलवेज में मेनली यूज की जाती है। 33 ग्रेड का मतलब ये है 28 डेज के बाद जो आपकी स्ट्रक्चर होगी उसका जो स्ट्रेंथ होगा सीमेंट में जो कितनी जो स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा वो 33 MPa के बराबर, और ये 43 ये वाला 53 के बराबर अचीव कर लेगा। आगे अगर बात करें टाइप्स ऑफ सीमेंट की, तो सबसे पहला है जो टाइप वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखो हार्ड होने का मतलब और सेटिंग का मतलब दोनों अलग अलग है ना। सेटिंग का मतलब बस वो क्या कर रही है उसमें बस जो उसका स्ट्रक्चर है वो बस फर्म हो रहा है। अगर हार्ड लिखा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करती है, क्विक सेटिंग सीमेंट है ये। द रेट ऑफ स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू हायर फाइनेस विच इज ऑब्टेन्ड बाय फाइनेस ग्राइंडिंग। मतलब इनका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो क्या है ज़्यादा है, 4500 के बराबर है। नॉर्मली ओपीसी का कितना होता है आपका 2250 के बराबर होता है, अप्रोक्स उसका डबल है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी 2 टाइम्स होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या करते हैं हम जो प्रोपोर्शन है आपका C3S का वो इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है ज़्यादा है, और C2S का सबसे कम था तो इसका रेट क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं। तो ऑल ओवर जो आपका रिएक्शन रहेगा नेट वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। जो स्ट्रेंथ होगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो 3 दिन की स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 7 डेज के बराबर होती है। लेकिन जो लास्ट में 90 डेज में देखें, 90 डेज के बाद देखें तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। मतलब जो ये जितनी भी चीज़ें ये आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, किसी का बढ़ाना, किसी का कम करना, ये जब चल रहा है इनिशियल टाइम्स के लिए, फाइनल सेटअप पे जाके जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट बराबर हो जानी है। अब क्यों यूज किया जाता है ये जो आपको टाइम ये जो हार्डनेस है आपको इंक्रीज करनी है क्योंकि आपका क्या हो टाइम कम लगे। क्यों? क्योंकि जो आपका पहली बात तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अगर बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है कोल्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो रिएक्ट कर पाएंगे। दूसरा फ्रेमवर्क आपको आगे से आगे यूज करना है तब, और रिपेयर कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे जल्दी जल्दी शॉर्ट पीरियड में काम खत्म करना है वहाँ के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, इसमें क्या हो रहा है हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड 2% क्या करते हैं मिला देते हैं। ये क्या करता है एक एसलेटर का काम करते हैं, एसलेट का काम करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उससे भी ज़्यादा हो जाता है, पर ये 2% से ज़्यादा आपको इंक्रीज नहीं करना होता, ये इसका लिमिट होता है। द सीमेंट शुड बी मिक्स एंड ट्रांसपोर्ट इनटू 20 सेकेंड। जो इसका जो सेटिंग टाइम है वो कितना हो गया घट के, जो सेटिंग टाइम है वो 20 मिनट्स हो गया है। इसी में आपको क्या करना है मिक्स भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, प्लेस भी करना है, सारा काम इसी में कर देना है। आगे दिस सीमेंट हैज़ अप्रॉक्स 20 to 25% हाइयर स्ट्रेंथ दैट रैपिड हार्डनिंग। क्योंकि इसमें क्या है CaCl2 मिलाया आपने 2%, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है 3 डेज की वो आपकी 20 to 25% ज़्यादा हो जाती है किससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी। देखो सबसे कम किसकी थी OPC की थी, इससे ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग की हुई, फिर उससे भी ज़्यादा किसकी हो गई आपकी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की हो गई। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की एप्लीकेशन क्या है, जहां आपको वही जैसे कि रैपिड हार्डनिंग की आपको फ्रेमवर्क और भी जल्दी जो आपका फॉर्मवर्क है आपको वो और भी ज़्यादा चाहिए। मतलब आपको जो टाइम है जो ड्यूरेशन है आपका वो बहुत कम रह गया है बिल्डिंग के जो काम को कंप्लीट करने का, आपको जो फॉर्मवर्क है वो जल्दी जल्दी अवेलेबल चाहिए। तो क्या कौन सी यूज़ करेंगे हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सल्फर रेजिस्टेंस, देखो सल्फर रेजिस्टेंस का मतलब आपका हीट से है, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतने ज़्यादा सल्फर अटैक होंगे। तो आपको क्या करना है हीट कम करनी है तो ऐसे कंपोनेंट को कम कर दो जो ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा था। तो इसीलिए C3A और C4A को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, 5% से ज़्यादा नहीं रखते। और किसका फिर कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रिलीज कर रहा है। तो C2 आपका S जो था आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट उसका जो है कंसंट्रेशन आपका ऑल ओवर इंक्रीज हो जाएगा। ऑल ओवर इंक्रीज हो गया तो आपकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो सल्फर अटैक के चांसेस भी आपके क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। यूज इन फाउंडेशन वर्क, सीवेज ट्रीटमेंट एंड द मराइन स्ट्रक्चर्स।
आगे सुपर सल्फेटेड समझ आ रहा होगा आपने, यहाँ पे क्या है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को क्या किया है यूज किया है, हार्ड बर्न्ड जिप्सम, कैसी बर्न्ड जिप्सम आपने यूज करके 5% सीमेंट क्लिंकर को यूज किया है, इसी को बोलते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट। इतना ज्यादा नहीं आता, ये आती है क्वेश्चन में क्विक सेटिंग सीमेंट। देखो सेटिंग है, क्या है सेटिंग है, सेकंड मतलब बस हार्ड हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं दे रही है। स्ट्रेंथ देना और सेट होना अलग अलग चीज है। देखिए प्रोड्यूस बाय एडिंग एल्यूमिना, क्या मिला दिया आपने एल्यूमिना और सल्फेट को जब मिलाएंगे तो आपकी कैसी बन जाएगी क्विक सेटिंग आपकी हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं फिर, सेटिंग कौन बढ़ा रहा था, जिप्सम बढ़ा रहा था। जिप्सम क्या कर रहा था, रिटार्डेशन कर रहा था, तो जिप्सम का जो क्वांटिटी है वो क्या कर देते हैं हम डिक्रीज कर देते हैं, उसकी जगह क्या मिला देते हैं अपना एल्यूमिना और एल्यूमिनियम सल्फेट उसको मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था 30 मिनट्स, अब वो आ गया है कम होके कितना आपका 5 मिनट्स पे। जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना था 600 मिनट्स या फिर 10 आवर्स आप बोल सकते हैं, वो कम होके कितना आ गया आपका बस 30 मिनट्स पे आ गया है। इतने चेंजेस हो जाते हैं आपके एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाने के बाद। आगे चलते हैं लो हीट पोर्टलैंड। लो हीट कौन करेगा C2S, क्योंकि जो हीट है ये सबसे कम रिलीज करता है, तो C2S की क्वांटिटी को क्या करो इंक्रीज कर दो, बाकी सारों को क्या कर दो सबकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो, रिस्टेन कर देते हैं 5%। जो आपका ऊपर था ये आपका सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट है, तो कुछ ऐसा यही वाला होता है। इसमें भी क्या होता है C2S का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये कहाँ पे मास कंक्रीटिंग में यूज किया जाता है, मास कंक्रीटिंग में। और दूसरा जो जो आपको स्ट्रेंथ है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपको अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो C3A और C2S जो इनकी फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल ही होती है। बस अर्ली स्ट्रेंथ क्या करती है वो डिफर करती है, क्योंकि जो आपके फॉर्म वर्क है वहां पे आपको चीजें यूज करनी होती है, या फिर आपको कहाँ रनिंग वाटर में यूज करना है, इस वजह से हम दूसरी तरीके के सीमेंट यूज करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, जो फाइनल स्ट्रेंथ है, वो दोनों की कैसी होती है सेम। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या करते हैं, जो पोज़ोलाना इज एसेंशियल सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड विच इज इटसेल्फ डज नॉट पोजेस एनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, जो आपका पोज़ोलाना है उसके पास खुद से कोई सीमेंटियस मटेरियल या फिर सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है आपका किसके साथ, when finely grind presence of water it react with calcium hydroxide, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या कर देता है पोजेस करता है आपकी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज। अब आपको याद क्या रखना है, इट हैज लो हीट ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। यूज इन प्लेस ऑफ मास कंक्रीटिंग, जहां पे आप ये C2S मतलब लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे थे, लो हीट पोर्टलैंड यूज कर रहे थे, वहां पे से यूज किया जाएगा। ये देखिए डैम्स, वहां पे इसको यूज किया जाएगा। आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि भाई इसको डैम्स में यूज करेंगे मतलब मास कंक्रीटिंग में, और दूसरा इसकी जो हीट ऑफ इवोल्यूशन होगी वो बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। सही बात है, जितनी ज्यादा सीमेंट क्या होगी फाइन होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अर्ली होगी। द फाइनर द सीमेंट द हायर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, यही इसमें दूसरा भी सच होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जो 2 है वो 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब क्या है, जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा। अब जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। पोज़ोलानिक इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज इज अर्ली स्ट्रेंथ, it reduces the heat of hydration। जो आपका पोज़ोलाना सीमेंट है इट एडेड टू सीमेंट, क्यों ऐड किया जाता है ये देखिए यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। जो पोज़ोलाना सीमेंट है ये क्या करता है, लो हीट ऑफ इवोल्यूशन है, दूसरा मास कंक्रीटिंग में इसको यूज किया जाता है। तो जो ऑप्शन है वो आपके कुछ ऐसे हैं, इट एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ, नहीं अर्ली स्ट्रेंथ नहीं, ये तो क्या है लो हीट है। लो हीट है तो जो आपको क्या देगा फाइनल सेटिंग देगा, फाइनल स्ट्रेंथ देगा।
तो पहला तो फॉल्स हो गया, इट रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। यस, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका क्या है, बहुत ही कम है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एयर परमेबिलिटी स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2250, किसके लिए, आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन वहीं पे अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आ जाए तो उसमें कितना हो जाता है आपका 4500 के बराबर, मतलब उससे 2 गुना। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी 2 टाइम हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो एयर परमेबिलिटी मेथड है यूज किया जाता है किसके लिए, फाइनेंस के लिए। आगे चलते हैं, जो आपका द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द सरफेस, टॉप सरफेस पे आ जाती है। अगर ये आपका मिक्सचर है, ये आपका मिक्सचर है, तो मिक्सचर से निकल के वाटर और सीमेंट एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और क्या बन जाती है, एक तरीके से पपड़ी बन जाती है ऊपर वाली सरफेस पे। इसी को बोला जाता है लेटेंस। आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। इसमें लेटर एज में, लेटर एज कौन करेगा, जिनकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होगी। तो ये देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश है, एट पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15 to 30%, fly ash reduce the strength in the initial period, but once pozzolanic process sets in, higher strength can be obtained. Fly ash, a part of a replacement of sand, is a beneficial effect on the strength at early age. Fly ash is a part of replacement of sand is economical. सही बात है। Simultaneously, replacement of cement and fine aggregate enable the strength of the age and equally depending upon the water कंटेंट। तो इसमें क्या होगा, जो आपका फ्लाई ऐश है वो कैसा हो जाता है, अगर फ्लाई ऐश को आप सैंड की जगह यूज करते हैं तो आपकी चीजें कैसी हो जाती हैं, आपकी इकोनॉमिकल्स हो जाती हैं, इकोनॉमिकल हो जाती है चीजें। और जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो ऑल ओवर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो हमारा जो ऑल ओवर मोटो होता है वो यही होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपके क्राइटेरिया में रहे, जितना आपको अवेलेबल है उसी में। आगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली, देखिए इमीडिएटली जो रिएक्ट करता है वो क्या है, C3A। लेकिन जो आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन है, इसने रेट ऑफ हाइड्रेशन नहीं पूछा। अगर ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को पूछता तो आपका क्या आ जाता, C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ये देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका क्या है, आंसर है। इसमें क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट, तो शुरू में ही 7 days एडिशन ऑफ वाटर फॉर्म्ड विद इन दी 24 आवर्स, जो आपके 24 आवर्स के अंदर ही क्या हो जाता है, बन जाता है। दूसरा आपका क्या था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या होता है, ये 7 days के अंदर आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो कैसे ऑब्टेन्ड होगी। दूसरा फाइन, जितने ज्यादा फाइन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आप अर्ली अचीव कर सकेंगे। डिक्रीज इन दी लाइम कंटेंट, बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग इन दी क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, नहीं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को उल्टा क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि 3 to 5% जिप्सम को यूज किया जाता है एज ए रिटार्ड। तो आपका जो 1 and 3 ठीक रहेगा, ये 1 and 3 आपके क्या हो गए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गए हैं। आगे चलते हैं, 1 bag ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 50 kg इन वेट वुड नॉर्मली हैव बल्क यूनिट वेट, इसका कितना होता है, ये होता है आपका 35 लीटर के बराबर, 35 लीटर होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द सीमेंट इज रिकमेंडेड इन दी लार्ज मास, लार्ज मास में कौन सी, C2S, आपकी C2S कौन सी थी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि इनकी जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत उसके जो C आपका OPC है उसके बराबर ही होती है, या फिर आपका क्या जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसके बराबर ही होती है, किसकी, आपकी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की। लेकिन अर्ली एज इसकी ज्यादा होती है, तो आपको क्या चाहिए, आपको बोला है लार्ज मास कंक्रीटिंग में, तो कौन सी चाहिए आपको, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इनमें से कौन सा है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, सिलिका, सिलिका इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं, ये देखिए लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, और यहाँ पे जो सिलिका है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ।
साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स साउंडनेस क्या प्रोवाइड करवाता है, 3 लाइम कंटेंट, कि उसके अंदर कितना लाइम का कंटेंट है। और लाइम किसकी वजह से हो सकता है आपका, लाइम 3 वजह से हो सकता है, तो 3 लाइम और मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस हो सकता है, सल्फर की वजह से हो सकता है। लाइम और मैग्नीशिया की वजह से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन सल्फर की वजह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं बना है। जिप्सम किस लिए यूज किया जाता है, रिटार्डर के लिए, रिटार्ड्स द इनिशियल सेटिंग टाइम। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या आंसर है। इनिशियल सेटिंग टाइम C3A, इनिशियल सेटिंग टाइम कौन करता है आपका, C3A। आगे चलते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, किसमें फाइनेंस क्या थी, एरिया में, क्योंकि 2250 के बराबर होना चाहिए किसका, OPC का। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होना चाहिए आपका इसका डबल 4500 के बराबर। ये देखिए किसके बराबर होना चाहिए आपका, 2250 के बराबर। आगे चाहे अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जो रेसिड्यू होना चाहिए आपका 0.5 के बराबर होना चाहिए। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो जो आपका रेसिड्यू है वो 0.05 0.1, मतलब इसको ऐसे करते हैं, ये होना चाहिए 10 ग्राम और ये 5 ग्राम के बराबर होना चाहिए बाय मास। तो ये ग्राम्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 हो जाएगा और OPC का हो जाएगा आपका 10 ग्राम का 0.1 के बराबर। आगे चलते हैं, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 4353 एज पर, देखिए क्या ये क्यों इनको किस बेसिस पे ये कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे होता है, क्लासिफिकेशन होता है 28 डेज के बाद कौन से सीमेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, इसी पे तो क्लासिफिकेशन होता है। तो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है। आगे, W इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी कितना होता है आपका, कंसिस्टेंसी 0.85 टाइम्स, 0.85 टाइम्स होना चाहिए। और अगर आप उसकी साउंडनेस कर रहे हैं, साउंडनेस को मेजर कर रहे हैं तो 0.78 टाइम्स होना चाहिए साउंडनेस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए होना चाहिए 0.85 टाइम्स। आगे चलते हैं मैच करते हैं, ये आपका ग्रेड दिया हुआ है और आपको बताना है कि किस में, देखो 33 आपका ग्रेड है तो 7 डेज में कितना होता है, 7 डेज में आता है 2/3 के बराबर, तो ये आ गया आपका 22। तो पहले वाला अटैच होगा आपका 22 से। दूसरा 43 है, 28 डेज में पूछा है तो 28 डेज में तो कंप्लीट हो जाती है 100%, तो ये 43 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 53 3 डेज पे, 53 3 डेज पे होता है 50%, 1/2 मतलब हाफ। देखो इसका कोई 26.5 मतलब 27 के आसपास, ये आ गया इसका 27। आगे किसका पूछा है, आगे पूछा है आपका 43 का, 43 का 7 डेज पे होता है 2/3 के बराबर, ये काटो 3 1 जा 3 3 4 जा मतलब 28 के बराबर। अप्रोक्स इतना होना चाहिए, हाँ अप्रोक्स इतना ही आ रहा है, अप्रोक्स इतना ही आ रहा है आपका, किसके बराबर आ जाएगा 33 के बराबर। आगे चलते हैं, आ सीमेंट बैग कंटेन्स इतने क्यूबिक मीटर, तो ये नहीं, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का है, ये वहां पे जाके हम सोल्व करने वाले हैं। वैसे इसका आंसर देख लो आप 20 है अगर आपको लगाना है तो। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में कितनी चाहिए आपको, आपको चाहिए 23%, 23% चाहिए, तो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 23% किसके लिए चाहिए आपको, हाइड्रेशन के लिए, और बाकी का 15% आपको चाहिए किसके, सीमेंट के अंदर जो आपके पोर्स हैं उनको फिल करने के लिए। तो टोटल कितना हो जाता है, जो CSH जेल के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका 38%। द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज फास्टर इन फाइनर सीमेंट, सही बात है। द सरफेस एरिया ऑफ फाइनर सीमेंट इज मोर इन केस ऑफ फाइनर सीमेंट, सही बात है। A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। अगर ऐसे जब आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं, वो आपके ऑप्शन देखने हैं जिनको आपको पता हो। जैसे कि देखो ली चैटियर, अभी हमने पढ़ा, ली चैटियर किसके लिए था आपका, एक तो विकेट अपरेटस कंसिस्टेंसी के लिए, ली चैटलियर आपका साउंडनेस के लिए, और दूसरा ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन किसके लिए है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। तो ये आपके यहाँ गए आंसर। अगर आपको देखो, अगर आपको दो भी पता है, अगर ये मान लेते हैं हमें इसका नहीं पता, हमें आइडिया नहीं हो रहा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो पहले बी के लिए जाओ, बी को आप चेक करो, B3 यहाँ पे है, B3 यहाँ पे है। अब चेक करो आप सी को कहाँ चेक करेंगे, 2 पे, सी
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अब तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे है। अगर ऐसा होता है कि दो किससे काम चल रहा है तो चला देते हैं। तो फर्स्ट का क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट का फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट का आ रहा है आपका, फर्स्ट का फोर्थ आ रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है आपका, डी आंसर हो रहा है इस केस में। आगे, डायमीटर ऑफ क्रिकेट प्लंजर 10 mm एंड द हाइट इज, हाइट उसकी 5 टाइम्स होती है, तो कितनी होगी, 50 mm के बराबर। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे लाई कर रहा है, 40 to 50 mm यहाँ पे लाई कर रहा है, 40 to 50 mm। आगे चलते हैं, आगे, what will be the depth of the penetration of the plunger in the cricket apparatus from the bottom। अब टॉप से नहीं पूछ रहा है, अब कहाँ से पूछ रहा है, बॉटम से। टॉप से होती है 33 से लेकर 35 तक, कहाँ से, टॉप से। ये पूछ रहा है बॉटम से, तो 40 से माइनस कर दो, कितना आ गया, 5 to 7 mm, 5 to 7 mm। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन द ली चैटलियर apparatus इज, जो आपका ली चैटलियर apparatus है, इसके डाया के बारे में पूछा गया है। ये जो डाया होता है ये आपका 30 mm होता है, ये जो डाया होता है वो कितना होता है आपका, 30 mm के बराबर। आगे चलते, क्या है, सीमेंट बिकम यूजलेस इफ इट्स एब्जॉर्प्शन, ओके, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, नॉर्मल का पूछा गया है, तो कितना, 0.05%। अगर मॉइस्चर कंटेंट उसने क्या कर दिया है, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो जो सीमेंट है उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ना आने चाहिए भाई, ये आने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जब आपने बस 1 घंटे की थ्योरी पढ़ी है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको एमसीक्यू लगाने से ही आएंगे। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू लगाने से ही आएंगे, आपको 20% ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा जो नया आप फेस करोगे। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू लगाने से ही आएंगे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर प्लास्टिंग द सरफेस हैज टू बी, अगर प्लास्टिंग करना है तो सरफेस कैसे होनी चाहिए, अगर आपको प्लास्टिंग करना है तो सरफेस कैसे होनी चाहिए, रफ या स्मूथ। अगर स्मूथ सरफेस होगी और आपने प्लास्टर लगा दिया, आपने क्या कर दिया, प्लास्टर अगर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। आगे चलते हैं, अगर यहाँ प्लास्टर लगाया तो दोनों में क्या बन जाएंगे, की जॉइंट बन जाएंगे, तो अच्छे से क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जो आपका सरफेस है कैसा होना चाहिए, आपका रफ होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज पोर्टलैंड पल्वराइज फ्लैश फ्यूल एश सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अबव, रैपिड हार्डनिंग इज टर्म इन देयर इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन करता है, ये पल्वराइज सबसे ज्यादा, फिर आपका आ रहा है थर्ड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फिर आपका आ रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सबसे कम है किसका, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट क्या है सबसे, जो अर्ली स्ट्रेंथ है, अर्ली स्ट्रेंथ, ओके, जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से था, C3S ट्राई कैल्शियम सल्फेट की वजह से आपका क्या था, अर्ली स्ट्रेंथ था। ये वाला गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करती है आपकी 3.15 में। क्विक सेटिंग सीमेंट हैज द इनिशियल सेटिंग टाइम इज, इनिशियल सेटिंग टाइम किसका, क्विक सेटिंग सीमेंट, देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट्स और 600 मिनट्स, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट में यही हो जाता है 5 मिनट और फाइनल टाइम हो जाता है आपका 30 मिनट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 मिनट्स। आगे चलते हैं, प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 7.05। ये मैंने वही बताया था कि जो मोल्ड है उसका साइज पूछा जाता है, साइज पूछा जाता है, वाटर कंटेंट पूछा जाता है और ये रेशो पूछा जाता है, तीन ही चीज पूछी जाती है। फॉर मेराइन वर्क्स द बेस्ट सुटेड सीमेंट इज, मेराइन वर्क्स आपको अगर करना है तो आपको कैसी चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। कौन सी चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट मेराइन वर्क्स के लिए। टेम्परेचर रेंज ऑफ सीमेंट किलन इज, देखो 3 आपने स्टेजेस पे से किया था, 400 to 650, 650 to 900 और 900 to 15, मतलब 1450 तक होता है। ये 3 अलग अलग स्टेज में किया था। तो ये लाई देख लो कहाँ पे कर रहा है, ये लाई आपका यहाँ पे कर रहा है, ये आपका लाई यहाँ पे कर रहा है। आगे चलते हैं, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो पहले क्या पता होना चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी पता होना चाहिए। जब कंसिस्टेंसी पता होगा तो उसका ही 8-5 टाइम कहाँ यूज करेंगे हम, आपका सेटिंग टाइम में। आगे
बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम कंसिस्टेंसी आपको पता होना चाहिए। वाटर रिक्वायर पर बैग 14 kg। मॉडरेट 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ये भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का है। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वाटर यूज परफॉर्मिंग द सेटिंग टाइम मतलब कंसिस्टेंसी के बाद कितना होना चाहिए 0.85 टाइम, और 0.78 टाइम्स किसके लिए होना चाहिए आपका साउंडनेस के लिए। आगे चलते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हो गया। A cheap alternative, the finance of cement is tested by using, आपका 90 माइक्रोन की 90% ही यूज करते हैं। यही तो था, हमने देखा था जो 90 माइक्रोन की है उसके अंदर 10 ग्राम ही रेसिड्यू होना चाहिए किसके केस में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5 ग्राम तक ही रेसिड्यू होना चाहिए। आगे चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया SSA, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 2250, और अगर यहीं पे आ जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो कितना हो जाएगा 4500 के बराबर। यहाँ तक आपका जो सीमेंट है, सीमेंट वाला चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये इसके एमसीक्यूज और हम इसके थ्योरी दोनों कर चुके हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको ब्राइट वाइब क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे, इस वीडियो के लिंक में आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक को कंप्लीट पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।